हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। एंड इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो थ्रू आउट द चैप्टर मैं इसको फंडामेंटल्स कहकर ही बुलाऊंगा। और इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें इस चैप्टर के बारे में बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि यह चैप्टर बहुत बड़े साइज का चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। दूसरी बात, ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि जो भी पेपर आपका होगा, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, आपके हाफ ईयरली हो, आपकी प्री बोर्ड हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, यहां से भर भर के आने वाला है। एंड तीसरी चीज, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ने की सोच रहे हैं, प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है देन आपको बहुत सारी चीजें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जो भी आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें समझ नहीं आएगी, वहां पर आपको फिर रटना पड़ेगा। एंड मैं आपको दिलासा देता हूं एंड आपको भरोसा देता हूं कि आप बस इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेना, उसके बाद आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। एंड खुद तो आपको आ ही जाएगा, इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी मदद कर पाएंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं क्या है हमारी पार्टनरशिप और क्या है हमारा चैप्टर फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली है क्या। और इस चीज को समझाने के लिए पहले मैं क्लास 11th के एक टॉपिक से इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से सुनना, क्लास 11th में जब आप थे तो उसमें आपने लास्ट में एक चैप्टर पढ़ा था, और वो चैप्टर का नाम क्या था? अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि आप फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखते थे एक सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसे एक बंदा शुरू करता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस बिजनेस को करके खूब सारी सेल करता है, खूब सारा प्रॉफिट कमाता है। बट इंसान का जो नेचर होता है वो एक लालच भरा नेचर होता है। जो प्रॉफिट वो कमा रहा है उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, और वो चाह रहा है कि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करे, उसे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और सारे लोगों को सर्व करना है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसको उस जैसे कुछ और लोग भी मिल जाएं, जिनके साथ मिलकर वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके, मैन पावर इकट्ठा करके, स्किल्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इकट्ठा करके इस बिजनेस को और बड़ा करें। तो उसने क्या करा, उसने क्लास 12th में आकर अपने साथ लेट से दो और लोगों को जोड़ा, और इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस करने की कोशिश करी। और जो बिजनेस जिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग करना चाह रहे हैं, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। और ये कौन सी है? ये है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, फ्यूचर की भी एक बात आपको बता देता हूं कि अभी हम लोग क्लास 12th की बुक 1 जो है वो कर रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। और उसके बाद पार्टनरशिप जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि एक नंबर ऑफ पार्टनर्स एक लिमिट तक ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और अगर किसी इंसान को गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी बनानी हो तो भाई चंद लोगों में तो वो काम होने से रहा, उसको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, बहुत सारे ओनर्स चाहिए होगा, उनका पैसा चाहिए होगा। उसको बनाने के लिए जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो बनाएगा उसे हम लोग कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो या सिर्फ कंपनी का हो, एक ही बात है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनीज। और ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की बुक 2 में, जहां पे आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको और इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारा मुद्दा है ये चैप्टर, ये टॉपिक। आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है पार्टनरशिप, क्या इसके रेगुलेशंस हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है, एक कानून है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के दौरान अगर किसी पार्टनर को या किसी आउटसाइड पार्टी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कानून के पास जाएगा उस प्रॉब्लम को लेकर। और कानून, कौन सा लॉ उस चीज को रेगुलेट करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना यार, इसके लिए आप मोटर व्हीकल्स एक्ट में तो जाओगे नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। तो इसके लिए जो लॉ बनाया गया है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसी एक्ट का एक सेक्शन है, और सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 4।
वो डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप की। यानी कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन देता है किस चीज की? पार्टनरशिप की, कि क्या होती है पार्टनरशिप। तो आपको सेक्शन 4 याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है ना। आइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन पहले हम लोग प्लेन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिश्ता है, बिल्कुल सही बात है। अब वो चाहे मियां बीबी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, इसी तरीके से पार्टनर हम कहते हैं हमारा पार्टनर है। तो पार्टनरशिप भी एक रिश्ता है, और ये वो वाले इंटीमेसी वाले रिश्ते की बात नहीं हो रही है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? पर्सन, लोगों के बीच का रिश्ता है, जो क्या कर रहे हैं? जो अग्री कर रहे हैं टू शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि हम लोग क्या करेंगे? एक बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस से फिर प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। इस चीज के बारे में, जो उनके बारे में रिश्ता बन रहा है, उस बिजनेस को हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो लाइन है ये बच्चों की थोड़ी जान ले लेती है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, अभी जब मैं आपको फीचर्स कराऊंगा ना, फीचर्स में डिटेल में आपको बता दूंगा, आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा पक्का, ठीक है ना। आपको डेफिनेशन याद करनी है कर लो, वरना मैं कहूंगा पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए जरा अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि क्या चीजें पार्टनरशिप को पार्टनरशिप बनाती हैं, हम लोग वो पॉइंट करने वाले हैं। टोटल 5 पॉइंट्स आते हैं यहां पे। सबसे पहले जरा देखिएगा, सबसे पहली चीज है, अरे 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 ये रहा, हाँ, सबसे पहली चीज है हमारी टू और मोर पर्सन। भैया पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर चालू करना है तो एक अकेला बंदा तो करने से रहा नहीं कर सकता भाई, अकेला बंदा। पार्टनर का तो मतलब ही है कि दो लोगों के बीच का रिश्ता, तो आपको कम से कम दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो, ठीक है जी। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ठीक है जी। आईपीए मतलब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बार बार पूरा नाम लिखना ठीक नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी एक बात सुनो, पार्टनरशिप क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच में। अब हर बंदा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में आ सकता है, मैं आ सकता हूं, मेरे पापा आ सकते हैं, मेरे दोस्त आ सकते हैं, हर बंदा आ सकता है। बट 3 लोगों को एक्सक्लूड किया गया है कि ये 3 लोग भाई पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। उनके अलावा हर कोई दुनिया में क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। अब वो 3 लोग कौन से हैं? सबसे पहले देखना बेटा, सबसे पहला है माइनर। माइनर मतलब जिस भी इंसान की एज लेस देन 18 ईयर्स है, लेस देन 18 ईयर्स है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। चलो ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट और बताऊंगा आपको, बट अभी आप इतना समझ लो कि माइनर किसी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। दूसरा होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो बिजनेस डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले सकता है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपनी उन गलतियों की वजह से अपना ओवर नुकसान कर सकता है। तो कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले पार्टनर बनाकर। इसलिए क्या किया गया है, जो अनसाउंड माइंड का इंसान है, जिसका दिमाग साउंड तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसे पार्टनर बनना अलाउ नहीं किया गया है। तीसरा कौन है? तीसरा है भाई पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कुछ लोग होते हैं जो माइनर भी नहीं होते, जो अनसाउंड माइंड भी नहीं होते, एकदम भले चंगे लोग होते हैं, बट लॉ कहता है कि नहीं, इसके साथ पार्टनरशिप मत करो, इसके साथ पार्टनरशिप करोगे तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी। और वो लोग कौन होते हैं? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इनसॉल्वेंट लोग, जो लोग दिवाला जिनका निकल जाता है। दिवाला निकलने का मतलब है जब लोग इतने घाटे में आ जाते हैं कि उनकी लाइबिलिटीज उनकी एसेट से ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है? कोर्ट ऑफ लॉ उनको इनसॉल्वेंट, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये बंदा अछूत है, मतलब इसके साथ बिजनेस मत करना, मतलब तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। तो तीसरा बंदा हो गया कौन? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एग्जांपल अ इंसॉल्वेंट पर्सन। चलो ठीक है, यानी कि 3 लोगों को छोड़ के हर कोई क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। और पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। सर तो क्या मैं 500 पार्टनर्स बना सकता हूं? नहीं, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ अपर लिमिट।
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बात कहां पे लिखी हुई है? आप लिख लो इसे, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फटाफट से लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ये बात लिखी है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली क्या है, इस प्रोविजन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रखी है, यानी कि मोदी जी को अथॉरिटी दे रखी है कि भाई आप सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, बट हां 100 से ज्यादा मत करना। यानी कि एक्ट ने क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप चाहो तो लिमिट सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, बट वो लिमिट 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अभी फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि कल को अगर मन बदलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और वो 60 पार्टनर्स तक ले जाना चाहें तो वो ये काम कर सकती है, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, अभी मोटा मोटा आप ये लिख लो। दूसरी चीज, अच्छा इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि माइनर भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सिंस इसलिए वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। बट ये बात आधी सच है, क्योंकि माइनर एक फर्म में पार्टनर बन सकता है, बट वो सिर्फ बेनिफिशियल ओनर बन सकता है, यानी कि उसे कंपनी से फर्म से होने वाले प्रॉफिट्स तो मिल जाएंगे, बट अगर कोई लॉस हुआ तो उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा। बेसिकली होता क्या है, इसको समझो। माइनर एक छोटा बच्चा होता है जिसका दिमाग अभी उस तरीके से पनप नहीं पाया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लॉ चाहता है कि माइनर को बेवकूफ बना के कोई इसका फायदा ना उठा ले। तो फिर क्या कहा गया, मान लेते हैं मैं एक माइनर हूं और मुझे दो लोग आए और उन्होंने कहा कि अरे हमारा पार्टनर बन जा। मैंने कहा ठीक है मैं पार्टनर बन जाता हूं, बट उन्होंने कहा कि भाई चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तू हमारे साथ ही रहेगा और तेरे को प्रॉफिट भी बांटना होगा, लॉस भी बांटना होगा। अब क्या हुआ, वहां से गवर्नमेंट को, लॉ को पता चल गया कि भाई इस तरीके से तो ये लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो बच्चा छोटा मोटा सा नादान इंसान है। इस चीज से बचाने के लिए लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा कि भाई तुझे पार्टनर बनाना है ना इस बंदे को, बना ले, बट अगर कोई प्रॉफिट होता है फर्म में वो प्रॉफिट इसको दे देना, बट अगर कोई लॉस होता है वो लॉस तुम इसको नहीं शेयर कर सकते हो, लॉस के लिए ये बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। तो बात याद रखना कि माइनर बन सकता है पार्टनर किसी भी फर्म का, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर द लॉसेस, ओनली फॉर द प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉसेस। एग्जांपल मैं इसके और भी ले सकता हूं, रियल लाइफ से रिलेट भी करवा सकता हूं, बट वो टाइम वेस्ट होगा। आपका मन होगा तो आप बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आपको समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। आइए जरा उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, अग्रीमेंट। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपस में कोई बात करी, यानी कि भाई तेरे को कितनी सैलरी लेनी है, तू कितना प्रॉफिट लेगा, तू कितना पैसा लगाएगा, कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट देना है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहीं तो होनी चाहिए ना। इसको हम लोग कहते हैं कि अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट की पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आएगी, जब एक एग्रीमेंट होगा, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अब वो एग्रीमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अब इसी में एक बात लिख लो, नोट एक इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो पहले से नोट करके यहां पे ला सकता था, बट मैं चाह रहा था कि साथ के साथ लिखवाऊं ताकि आपके दिमाग में वो बात छप जाए। तो देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट होता है इज AKA, also known as AKA, also known as partnership deed, partnership deed। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड, PD मैंने लिख दिया है, कैन बी ओरल और रिटन। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड को रिटन में, लिखित में ही होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर कि ओरल की गारंटी कैसे लेंगे, कि ओरल में कोई कैसे प्रूव करेगा कि हमारे बीच में ये बात डिसाइड हुई थी। तो भैया ये पार्टनर्स की हेडेक है। अब वो रिकॉर्डिंग्स को शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है। यानी कि रेकमेंड किया जाता है कि आप रिटन रखो। लॉ कहता है कि यार रिटन होना ज्यादा अच्छा होता है,
बट हाँ, हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें और रिटर्न ही रखना है। तुम चाहो तो ओरल भी रख सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम रिटर्न रखो। तो यहां पर है कि पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न। ये बात आपको याद रखनी है। रिटर्न होगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है, नहीं है तो ओरल से भी काम चल जाएगा। एम आई क्लियर? ओके जी। तीसरी चीज, भाई ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये कह रहा है कि जब पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो वो किसी बिजनेस के लिए आप कर रहे हो, ये जरूरी है। यानी कि कोई दान धर्म का काम करने के लिए अगर चार लोग साथ में आए हैं, यानी कि बिजनेस मोटिव नहीं है, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। यानी कि देयर शुड बी अ बिजनेस, अ पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग अ बिजनेस। ये जो आजकल के जेंजी बोलते हैं ना, जैसे मैं कई स्टेटस देखता हूं बच्चों के, मेरे स्टूडेंट्स के, कि वी आर पार्टनर इन क्राइम। अरे भाई, पार्टनर इन क्राइम मतलब कोई घटिया हरकत करते हैं तो दोनों साथ में करते हैं, किसी के ऊपर पानी फेंकने का, कुछ भी प्रैंक करने का। तो भाई वो पार्टनरशिप ठीक है, कहने के लिए ठीक है। पार्टनरशिप इन अ क्राइम इज नॉट अ पार्टनरशिप एक्चुअली। वो आप दोनों के बीच का बॉन्ड हो सकता है, बट लीगल टर्म्स में इट्स नॉट अ पार्टनरशिप। ओके। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत जरूरी है कि एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए जो पार्टनर्स का है कि हम भाई शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को एंड लॉसेस को, जो भी होंगे बिजनेस में। प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए आपने एग्रीमेंट में बातें लिखी हैं, यस, ये एक पार्टनरशिप का हिस्सा है। फिर आता है पांचवा पॉइंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने आपको वहां पे पॉइंट स्किप कराया था, कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बात का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। एक बात कही जाती है, मैं आपको हिंदी में एक बात बोलता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं। लिख लेते हैं, ए बी एंड सी, ये तीन पार्टनर हैं। ए बी और सी का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बी ए और सी का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। सी ए और बी के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। सर क्या बोल रहे हो, कि बात रिपीट करे जा रहे हो अलग अलग नाम से? बताता हूं भाई, यही बात है। यानी कि एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। बाकी पार्टनर्स के लिए वो प्रिंसिपल भी है, वो एजेंट भी है। सर क्या बोल रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है। प्रिंसिपल कौन, एजेंट कौन? बताता हूं। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको पहले बताता हूं प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है। देखो भाई, मान लेते हैं, मेरा एग्जांपल लो। मैं एक टीचर हूं, मेरा पढ़ाने का काम है, काफी बिजी रहता हूं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे काम जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, उनको पढ़ाना है। इसके लिए मैंने क्या करा, एक बंदा है जिसका नाम है, लेट सपोज रजत। रजत नाम का एक लड़का है, मैंने उसको हायर किया। मैंने कहा भाई सुन, कई जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं पर मैं जा नहीं सकता हूं। अब इसके लिए मैं चाहता हूं कि वो काम जो मुझे करने थे, अब मेरे बिहाफ पर तू आगे करेगा। यानी कि कई जगह तुम्हें एग्रीमेंट्स करने होंगे, कई जगह होंगी जहां पे तुम्हें कुछ डील फिक्स करके आनी है, वो सारी की सारी तुम करोगे मेरे बिहाफ पर। यानी कि नेगोशिएशन भी कुछ करनी हुई, टेबल पे कोई भी बात करनी हुई, वो सारी तुम करना, क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब इससे क्या हुआ, मैंने उस बंदे को हायर किया मेरे बिहाफ पर काम करने के लिए। तो मैं जो काम देने वाला बंदा है वो क्या बन जाएगा, यहां पर विनय बन जाएगा प्रिंसिपल। और जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है रजत, वो क्या बन जाएगा, एजेंट। यानी कि जो काम करवा रहा है अपने बिहाफ पे वो प्रिंसिपल है, जो काम कर रहा है दूसरे के बिहाफ पे वो एजेंट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका एक मतलब होता है, रजत अगर आगे कहीं गया और उसने मेरे बिहाफ पे एज अ एजेंट बिहेव कर रहा है, और उसने कोई घाटे का सौदा करके आ गया, कोई घटिया डील करके आ गया, तो मैं जाकर ये ब्लेम नहीं कर सकता हूं कि अरे वो जो डील थी वो तो रजत ने करी है ना, मैंने थोड़ी ना करी है। ना 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 ना, रजत वहां पे मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो चाहे कोई अच्छा काम कर रहा है चाहे बुरा काम कर रहा है, वो सब मेरे ऊपर ही आएगा। क्या बात समझ आ रही है? एक बाप और बेटे का रिश्ता लेके चलो ना, कि अगर कोई बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बाप का नाम होगा, बट वो घटिया नाक डुबाने वाला कोई काम करके आएगा तो बदनाम भी कौन होगा, बाप होगा। यानी कि आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। इसी तरीके से जो पार्टनर्स होते हैं, ए प्रिंसिपल भी है, यानी कि ए के बिहाफ पे बी और सी काम करेंगे। बी और सी ने जाकर कहीं डील करके आ गए,
कोई लैंड की डील करके आ गए, तो ए ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो नहीं गया था ना वहां तो सिर्फ बी और सी गए थे। ना मुन्ना ना, फायदा और नुकसान दोनों आपको झेलना पड़ेगा अपने एजेंट के बिहाफ पे। इसी को हम कहते हैं कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो तीनों मिलकर एक जगह जाते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, सी अकेला गया पार्टनर्स के बिहाफ पर डील करके आ गया, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब बाकी सबके बिहाफ पर वो काम करके आ रहा है। यहां पे हमारी बात बन गई। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। तो इससे क्या समझ आता है हमें? टोटल हमने 5 फीचर्स पढ़े, 5 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? 2 और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि 3 तरह के लोग हैं जो कॉम्पिटेंट, काबिल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 3 लोग कौन कौन से हैं? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद मैंने बताया कि माइनर को अगर आपको इतनी ही चुल है कि माइनर को पार्टनर रखना है तो रख लो, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, नॉट फॉर द लॉसेस। दूसरा, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ही बात है, और पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल, रिटर्न मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना? एक चीज अगर यहां पे लिखनी है, आप लिख सकते हो कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। कि जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो बनाना कंपलसरी नहीं है। ओरल और रिटर्न की तो बात हो गई, सर बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं बनाना भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, बनाओ या ना बनाओ, ऑप्शनल है। बट रेकमेंड किया जाता है कि बना ले यार, फायदे में रहेगा, वरना आगे तुझे रोना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल। ठीक है ना? तीसरा हमारा, देयर शुड बी अ बिजनेस। पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। और पांचवा, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल भी होता है। अब यहां तक मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल चीजें बता दी हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। बची हुई जो चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, फॉर्मली शुरू करेंगे। यहां तक जितना बताया ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कुछ भी मिस मत करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।